धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस बार शिक्षक बनने का सपना होगा साकार, क्योंकि उत्कर्ष लेकर आया है दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर। रीट, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जैसी सभी शिक्षक भर्तियों के कोर्सेज पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ध्यान रहे, ये धमाकेदार ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर मत करें और आज ही अपनी मजबूत तैयारी की शुरुआत करें। एनरोल नाउ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर पे होंगे, मस्त मजे में होंगे, दीपावली की मिठाइयों का आनंद ले रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद आशा करता हूं। और वापस ऑफलाइन आओगे तब मिठाई लेकर आओगे ना। तो प्यारे विद्यार्थी, हम बात कर रहे हैं आपके सामने प्रश्नों की। सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पिछली क्लास के अंदर देखे थे 1 से 15। आज उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊंगा और अगला प्रश्न लेते हैं। लीजिए मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। अत्यधिक धूम्रपान करने से होने वाला रोग कौन सा? जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, जिन्होंने स्मोकिंग की सीमा पार कर ली हो, जो हद से ज्यादा स्मोक करते हैं, उनमें कौन सा रोग होता है? अस्थमा, सिलिकोसिस, एम्फाइजीमा या एड्स? बताइए मित्रों, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। अत्यधिक स्मोकिंग से होने वाला रोग कौन सा है? फटाफट आंसर देना शुरू करें। क्लास शुरू हो चुकी है, आ जाइए, जुट जाइए तैयारी के अंदर, ताकि अगली दिवाली बेहतरीन दिवाली हो, खुशियों वाली इससे भी ज्यादा हो और आप एक सफल शिक्षक के रूप में हो, ऐसी उम्मीद कामना करता हूं। मित्रों, अस्थमा तो हमेशा याद रखना एलर्जी से होने वाला रोग है। किससे होता है? एलर्जी से होता है, जिसमें धूल के कण वगैरह से हमें एलर्जी होती है। सिलिकोसिस जो रोग है मित्रों, ये पत्थर की खानों में काम करने वाले रोगों में होता है। पत्थर की खानों में काम करने वाले व्यक्तियों में होता है। तो पत्थर की खानों में काम करने वाले व्यक्तियों में होगा कौन सा रोग मित्रों? सिलिकोसिस, जिसमें फेफड़ों में सड़न हो जाती है। अरे नेक्स्ट, एम्फाइसीमा, ये अत्यधिक स्मोकिंग करने से होता है और इसमें फेफड़ों की कूपी का क्षतिग्रस्त हो जाती है। कि एल्वियोलाई जो होती है मित्रों कूपी का, वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। और एड्स, ये तो मित्रों यौन संक्रमित रोग है। एड्स तो असुरक्षित यौन संबंध से भी फैलता है और यह एक वायरल डिसीज है। कैसा रोग है मित्रों? वायरल रोग है जो HIV वायरस से होता है। नेक्स्ट, सिनेप्सिस क्या है? बताओ बेटा, व्हाट इज सिनेप्सिस? आपसे पूछा है कि सिनेप्सिस क्या है, बताइए, आंसर दीजिए फटाफट। यह रक्त का भाग है, 2 हड्डियों का जोड़ है, 2 न्यूरॉन का जोड़ है, मांसपेशियों का जोड़ है। सिनेप्सिस क्या है, ये आप लोगों से पूछा है। फटाफट आंसर दे दीजिए, तुरंत प्रभाव से दे दीजिए। प्रश्न आपसे पूछा है मित्रों कि सिनेप्सिस क्या है। हाँ मित्रों, सिनेप्सिस 2 न्यूरॉन का जोड़ है। 2 न्यूरॉन की भी संधि होती है, उसे सिनेप्सिस कहा जाता है। यह रक्त का भाग नहीं है साहब, 2 हड्डियों का जोड़ होता है मित्रों, उसको हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि, या उसको हम जॉइंट्स कहते हैं, जहां पर 2 हड्डियां आपस में जुड़ती हैं। और मांसपेशियों का जोड़, तो मित्रों 2 न्यूरॉन की भी संधि होती है, संधि को कहा जाता है सिनेप्सिस। न्यूरॉन, आपको पता है मित्रों न्यूरॉन क्या होती है? न्यूरॉन एक तंत्रिका कोशिका होती है। एक तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका होती
यह सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका है मित्रों। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। यानी कि एक बार ये मित्रों डैमेज हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो इनको वापस ठीक नहीं किया जा सकता है, इनके अंदर वापस बनने की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट, मेंडल के एकल संकरण की F2PD का लक्षण प्रारूप क्या है? कौन सा संकरण मित्रों? एकल संकरण। और याद करो, एकल संकरण जो था मेंडल का, मेंडल साहब उसमें एक जोड़ी कारक लिए थे। कितने जोड़ी लिए थे? एक जोड़ी। एक जोड़ी कारक लिया था जिसमें एक पादा था जिसको हम कहते हैं शुद्ध लंबा। इसका क्रॉस कराया था मित्रों शुद्ध बोना पादप से, यानी कि टी और टी। क्रॉस कराने से बना था टी। ये बेटा F1PD जिसमें सभी लंबे पादप प्राप्त हुए। ये कौन सी पीडी आई? F1। फिर इसी का क्रॉस करवाया इसी से, तो आई F2PD। F2PD में टी था, ये दोनों कैपिटल, ये कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल। तो मित्रों इसमें लक्षण प्रारूप F2PD में लक्षण प्रारूप तो हो गया 3:1, और जीन प्रारूप ये हो गया 1:2:1। तो आंसर हो गया 3:1। एकल संकरण की F2PD का लक्षण प्रारूप क्या होगा? 3:1। याद रखना, जीन प्रारूप पूछिए तो क्या हो जाएगा? 1:2:1। ये मित्रों द्विसंकरण का F2PD का लक्षण प्रारूप है। ये द्विसंकरण में F2 का लक्षण प्रारूप, और ये द्विसंकरण में इसका क्या हो जाएगा? जीन प्रारूप। तो आंसर हो गया 3:1। नेक्स्ट, निम्न में से किस ऊष्मा संचरण की विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? चलिए बताइए मित्रों, इसमें से ऊष्मा संचरण की वह विधि कौन सी है जिसमें मित्रों माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी कौन सी है? संवहन, चालन, विकिरण या सभी? देखो बेटा, ऊष्मा, सबसे पहले बात चल रही है ऊष्मा की। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। एक प्रकार की क्या होती है मित्रों? ऊर्जा। ऊर्जा होती। ऊष्मा संचरण अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। कितनी विधियों से? 3। संवहन विधि मित्रों जिसमें चालन, संवहन विधि में कणों की गति से ऊष्मा संचरण होती। कणों की गति से। चालन में कणों के कंपन से होता है, कणों के कंपन से। और विकिरण में मित्रों माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आंसर हो गया सी। इसी वजह से सूर्य प्रकाश धरती पे आता है तो सूर्य प्रकाश का पृथ्वी पर आना, सूर्य प्रकाश का पृथ्वी पर आना कौन सी विधि हो जाएगी? विकिरण। कणों की गति से मित्रों ध्रुव में होता है। पानी उकलता हुआ देखा होगा, गर्म कण ऊपर जाके ठंडा नीचे आता है। इस प्रकार कण खुद गति करके माध्यम में ऊष्मा का संचरण करते हैं।
और ठोस के अंदर कणों के कंपन से होता है, कण कभी गति नहीं करते। जैसे लोहे की एक छड़ का सिरा गर्म करने पर दूसरा भी गर्म हो जाएगा, धीरे धीरे कणों के कंपन से ऊष्मा स्थानांतरण होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, CH4, N2O, SO2। बताइए मित्रों, इनमें से कौन सी गैस है जिसके संचरण के लिए जो गैस है जो ग्रीन हाउस में भाग नहीं लेती है? ग्रीन हाउस में भाग नहीं लेने वाली गैस कौन सी है, ये आपसे पूछा है। आंसर दे मित्रों फटाफट मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। इनमें से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो देखो मेरे मित्रों, CO2 है, CH4 है एंड SO2 नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? एक तो CO2 है, एक मित्रों CH4 मेथेन है, एक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और साथ में है जल वाष्प वेपर। साथ में कौन है? जल वाष्प। ये चारों गैसें, ये है मित्रों आपके गैसें जो ग्रीन हाउस में भाग लेती है। ग्रीन हाउस SO2 नहीं होगी, ये मित्रों अम्लीय वर्षा में भाग लेती है। किस में लेती है? अम्लीय वर्षा में भाग लेती है। और ग्रीन हाउस को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव मित्रों, इसको कम करने के लिए, कम करने हेतु याद रखना, ग्रीन हाउस को कम करने के लिए 11 दिसंबर, कब मित्रों? 11 दिसंबर 1997 को जापान के अंदर एक फेमस प्रोटोकॉल बना जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। तो प्रश्न आता है कई बार एग्जाम में, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस प्रभाव से। चलिए नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा में भाग लेने वाली गैस कौन सी है? SO2, NO2, CO2, NO2, CH4, NO2, SO2, CO2। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस के अंदर भाग लेती है? हम बात कर रहे हैं मित्रों आपसे अम्लीय वर्षा की। किसकी बात कर रहे हैं? एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा की बात करूं मित्रों तो याद रखना, अम्लीय वर्षा शब्द दिया था वैज्ञानिक रॉबर्ट अगस्ट। किसने दिया था? रॉबर्ट अगस्ट ने दिया था। मित्रों SO2 व NO2 जल वाष्प से क्रिया करके, किससे मित्रों? जल वाष्प से क्रिया करके H2SO4 सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक HNO3 अम्ल का निर्माण करती है, तथा इन अम्लों का वर्षा जल के साथ धरातल पर आना अम्लीय वर्षा कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्लीय वर्षा की pH जो होती है मित्रों वह 5.5 से लगभग कम होती है। 5.5 से क्या होगी मित्रों? कम। तो कौन सी गैस हुई? SO2 और NO2, यानी कि आंसर पहला हो गया। तो अम्लीय वर्षा में भाग लेने वाली गैसें कौन सी हैं? SO2 और NO2, और ये दोनों अम्ल बनाती है H2SO4 और HNO3,
और इन दोनों अम्लों का वर्षा जल के साथ धरती पर आना ही कहलाता है अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में कितने % ऊर्जा स्थानांतरित होती है? बताइए प्यारे विद्यार्थियों। खाद्य श्रृंखला जो होती है फूड चेन, उसके अंदर एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में कितनी ऊर्जा जाती है? मित्रों, जीवों को खाने के आधार पर एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करना ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। और प्यारे मित्रों, याद करो लिंडेमान का 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम का 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम। ये नियम ये कहता है हमें कि जैसे मित्रों आपके सामने खाद्य श्रृंखला लिखा मैंने घास, फिर मैंने लिखा हिरण और फिर मैंने लिखा शेर। घास, हिरण और शेर। अब प्यारे विद्यार्थियों, यह कहता है कि कोई भी पोषक स्तर जितनी ऊर्जा प्राप्त करता, जैसे मान लो इसने 90% प्राप्त की, तो ये जीव 90% ऊर्जा 100% प्राप्त की तो 90 तो खर्च करेगा और 10% अपनी बॉडी में संचित रखेगा। ये कहता है कि कोई भी पोषक स्तर जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसका 90% तो अपने शरीर पर खर्च करता है और 10% ऊर्जा अपने शरीर में संचित रखता है। 10% क्या रखेगा? संचित। और 90% क्या करेगा मित्रों? खर्च। अब ये भी सेम करेगा, 10 का 90 खर्च, 10 का 10 सेव। ये भी 10 का 90 खर्च, 10 का 10। तो बेटा यहाँ 1000 अगर किलो है तो यहाँ 100 होगी, यहाँ 10 होगी। यानी कि लगातार ऊर्जा में खाद्य श्रृंखला के अंदर क्या आएगी? कमी। और कितनी ऊर्जा जाएगी? प्राप्त ऊर्जा का 10%। स्थानांतरित कितनी होती है? 10% ऊर्जा। जितनी ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं उसका 10% भाग आगे से आगे प्रवाहित होता है। धरती की सतह पर एक वस्तु का भार 120 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर इसका भार कितना होगा? बताओ। एक वस्तु है जिसका धरती की सतह पर भार है कितना मित्रों? 120 न्यूटन। अब आपसे पूछा कि चंद्रमा की सतह पर इसका भार कितना होगा? यह प्रश्न आपसे पूछा है, जल्दी से बताइए। फटाफट आंसर दें मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। तुरंत प्रभाव से दे दी जी। जल्दी से दे दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो भार W क्या होता है? तो भार W होता है mg, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। G है गुरुत्वीय त्वरण, किसका? पृथ्वी का। और G की वैल्यू है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब मित्रों ध्यान रखना, जी मून जो है चंद्रमा का, वह जी अर्थ बाई 6 होता है। तो W चंद्रमा पर जो भार है मित्रों वो हो जाएगा mg/6। तो धरती पर कितना है? 120 न्यूटन बाई 6, यानी कि कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। यानी कि आंसर ए। तो मित्रों चंद्रमा पर भार हमेशा याद रखना पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी की सतह पर जितना भार है मित्रों उसका 1/6 गुना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर चल ही रहा, आप सबको पता है, जो कि 24 अक्टूबर को शुरू हो चुका था और मित्रों ये 3 नवंबर तक चलने वाला है। कितने नवंबर तक? 3। इसके अंतर्गत उत्कर्ष ऐप में
मित्रों, शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी कोर्स है, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सीटेट, बहुत सारी भर्तियां हैं, उनसे संबंधित सभी भर्ती परीक्षाओं के कोर्सेज पर 90% तक की छूट दी जा रही है। तो आप मित्रों अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा करने के लिए आइए, अपने सपने को पूरा कीजिए। इसमें 90% डिस्काउंट तो है ही, साथ में आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और प्यारे विद्यार्थियों, रिकॉर्डेड कोर्स, जो कोर्स खरीदते हो उसी का रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको मिलेगा, ताकि किसी टॉपिक को आप पहले तैयार करना चाहते हो, पहले पढ़ना चाहते हो तो आराम से हो सकता है। तो प्यारे मित्रों, इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों का साकार। उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% अप टू 90%, ध्यान रखना बेटा, एक्स्ट्रा वैलिडिटी, यानी कि कोर्स अब 12 नहीं 15 महीनों का होगा, और साथ में रिकॉर्डेड कोर्स आपको फ्री मिलेगा जो लाइव फॉर्म क्लासरूम होगा, ताकि किसी टॉपिक को आप पहले तैयार करना चाहते हो। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो टॉपिक की तैयारी करते हैं, कई विद्यार्थी तो उनको वो टॉपिक पहले मिल जाएगा, ताकि उनको लाइव क्लास तक का वेट करना नहीं पड़ेगा। कई ऐसे होते हैं जो कहते हैं भी मेरा ये टॉपिक कमजोर है, इसको मैं पहले कर दूंगा, ये तो मुझे अभी अच्छा आता है जो चल रहा है, इसको बाद में कर लूंगा। तो उनके लिए भी ये बेहतरीन सहयोग करेगा तैयारी के अंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्यारे विद्यार्थियों, उत्कृष्ट दिवाली ऑफर चल ही रहा है। मैंने आपको अभी कोर्सेज की बात की थी। अब कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम तो कोर्स नहीं खरीदे, हम तो कोर्स खरीद चुके थे, या हम तो पहले से तैयारी कर चुके हैं, हमें तो केवल प्रैक्टिस चाहिए। तो मित्रों, उनके लिए उत्कृष्ट लाया है टेस्ट सीरीज। उत्कृष्ट ऐप में टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, और इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये मित्रों ऑफर भी आपके 24 अक्टूबर को शुरू हो चुका है और 3 नवंबर तक ये चल रहा है। इसके अंदर भी मित्रों सभी कोर्सेज पर आपको टेस्ट के माध्यम से तैयारी का मौका मिलेगा, यानी कि आपकी तैयारी को आप परख सकते हो किसके माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से। तो अपनी तैयारी को टेस्ट के माध्यम से परखने के लिए प्यारे मित्रों टेस्ट सीरीज का भी आप चुनाव कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आपको आरपीएससी से संबंधित सभी भर्तियों से फर्स्ट ग्रेड जीके टेस्ट सीरीज, नॉट सेट जो कि नर्सिंग में जाने का सपना रखते हैं, रीट जो कि ग्रेड 3 के शिक्षक, उनके 5000 प्लस क्वेश्चन, 170 टेस्ट, ये उपलब्ध है मित्रों। और टेस्ट सीरीज जो आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी फर्स्ट, विजय यात्रा के रूप में यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज चल रही है। और राजस्थान पशु परिचर में मित्रों एक्सपर्ट टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको 160, 35 और 25 अलग अलग प्रकार के टेस्ट दिए जा रहे हैं। क्योंकि आप काफी समय से पशु परिचर वाले तो लगभग साल भर से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो टेस्टों की सख्त जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अपनी तैयारी को परखने का एक बेहतरीन मौका है। उत्कृष्ट दिवाली धमाका ऑफर जो कि चल ही रहा है मित्रों, इसकी मैं आपकी बात ही कर रहा हूं। अब मित्रों इसमें टेस्ट सीरीज मैंने बता दिया आपको 90% तक का डिस्काउंट है। चलिए अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं वापस। चलिए प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। बताओ बेटा, ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर, अच्छे से पढ़ा था, याद करो। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ये आपसे पूछा है। ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता, परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता और ना ही विनाश। बताइए मित्रों, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ये आप लोगों से पूछा है। बताइए फटाफट, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है मित्रों? ऊर्जा संरक्षण का नियम जल्दी से बताइए प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट आंसर दीजिए। तो मित्रों याद करो, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता, विनाश भी नहीं हो सकता, सृजन नहीं हो सकता, सृजन नहीं हो सकता पर विनाश नहीं हो सकता बेटा। न तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी कि प्यारे मित्रों, न तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है जूल। जूल साहब ने नियम दिया था और उन्होंने कहा था कि न तो ऊर्जा बनाई जा सकती है और न ही
नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। अगला प्रश्न, तय किए गए विस्थापन और दूरी के अनुपात में आंशिक मान हमेशा क्या होगा? मित्रों बताओ, पहले क्या दिया है? विस्थापन। किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के दौरान जो रास्ता तय करते हैं उस रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो बेटा विस्थापन और दूरी बराबर हो सकता है, लेकिन विस्थापन हमेशा एक के बराबर और एक से हमेशा कम ही होगा। यानी कि विस्थापन एक के बराबर दूरी के बराबर दूरी से हमेशा क्या होगा? कम होगा, ज्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट मित्रों, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखकर चलता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। बताओ मित्रों क्या होगा? कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको याद होगा। कार्य बराबर होगा मित्रों ऊर्जा में परिवर्तन। क्या होगा? ऊर्जा में परिवर्तन। ये होगा मित्रों कार्य बराबर। कार्य बराबर क्या होगा मित्रों? ऊर्जा में परिवर्तन। तो W बराबर हो जाएगा डेल्टा ई। ई है मित्रों mgh। m कितना दिया? 10 किलो। g कितना है? 10। और हाइट कितनी दी? 1.5 मीटर। तो बेटा ये मैं इसे काट दूं तो ये हो जाएगा 150 जूल, 150 जूल। तो आंसर कितना आएगा? बी। कितना हो जाएगा मित्रों? 150 जूल होता है। कितने जूल? 150। नेक्स्ट, पेंटीन का अणुसूत्र क्या है? बहुत सिंपल और बहुत शानदार प्रश्न है। पेंटीन का अणुसूत्र क्या है ये आप लोगों से पूछा है। पेंटीन का अणुसूत्र देखो मित्रों, शब्द क्या आपके सामने? पेंटीन। सबसे पहले इसको टुकड़ों में तोड़ो तो ये हो जाएगा पेंट और साथ में हो जाएगा ईन। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट यानी कि 5 कार्बन और ईन का मतलब है डबल बॉन्ड यानी कि CnH2n। n है 5 तो C5H2 into 5 तो C5H10। ये हो गया मित्रों पेंटीन, C5H10। तो क्या फॉर्मूला होगा मित्रों? C5H10। क्लियर? पेंटीन। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो है तथा इसका त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो इस वस्तु पर कार्यरत बल क्या होगा? बहुत अच्छा सिंपल प्रश्न बताओ। वस्तु पर कार्यरत बल आपसे पूछा है, कितना होगा? बल होता है, आपको याद है मित्रों, द्रव्यमान इंटू त्वरण यानी कि F बराबर ma। m कितना दिया? 5। त्वरण 10 तो ये हो जाएगा 50 और बल का मात्रक न्यूटन, 50 न्यूटन यानी कि आंसर ए। कितना होगा मित्रों? 50 न्यूटन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति का होता है? कार्बन का ऑक्साइड है। और एसिडिक प्रवृत्ति का कौन है? अम्लीय प्रवृत्ति का कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों या दोनों नहीं? फटाफट बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड है मित्रों जो अम्लीय प्रवृत्ति का है? कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा ये तो अपवाद है और ये क्या है? उदासीन। अपवाद स्वरूप उदासीन है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बेटा वो उदासीन है और क्या है? दम घोटू गैस या विषैली गैस कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में दम घोटू गैस या इसको मित्रों हम विषैली गैस के नाम से जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये मित्रों अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, कोल्ड ड्रिंक में भरी जाती है, तो आंसर हो गया बी, कार्बन डाइऑक्साइड। और आज की क्लास का
अंतिम प्रश्न बताओ मित्रों, रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कणों के रूप में कौन से पदार्थ का उपयोग किया था? हीलियम नाभिक, सोडियम धातु का नाभिक, ब्रोमीन का नाभिक, नियोन का नाभिक। रदरफोर्ड याद है मित्रों आप लोगों को? रदरफोर्ड साहब, रदरफोर्ड जिन्होंने अल्फा कण प्रयोग किया था, अल्फा कण प्रयोग, या मित्रों जिन्होंने स्वर्ण पत्ती प्रयोग किया था। अल्फा कण प्रयोग या स्वर्ण पत्ती प्रयोग किया था, और अपने अल्फा कणों के स्रोत के रूप में इन्होंने किसका उपयोग किया था मित्रों? हीलियम नाभिक का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? हीलियम नाभिक का उपयोग किया था। तो प्यारे मित्रों, ये थे आज के क्लास और आज के प्रश्न। अच्छे से रहना, मस्त रहना, व्यस्त रहना। थैंक यू।